storages. Data storage के अंदर I discussed with you that first of all computer requires all form of storages. स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, एक सवाल भी है इसी वजह से, क्योंकि इट अलाउज अस टू स्टोर डेटा, एप्लीकेशन एंड फाइल्स. देन वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्टोरेजेस. हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल सेकेंडरी होती है और इंटरनल स्टोरेज होता है. इसके बाद मैंने आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी के हवाले से गाइड किया था कि रैम का क्या डिफरेंस है, हमें रैम क्यों यूज़ करनी चाहिए, रोम का क्या डिफरेंस है, वाई देयर इज़ अ नीड टू यूज़ रैम, दोनों का फंक्शंस क्या है. इसके बाद वी डिस्कस द एस रैम एंड डी रैम एज वेल. फिर मैंने एस रैम और डी रैम दोनों के डिफरेंसेस भी आप लोगों को बताए थे. रैम और रोम के भी डिफरेंसेस आप लोगों को बताए थे. एंड आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 3.2, दैट इज दिस ऑफलाइन स्टोरेजेस. ऐसा ही है. जी सर। तो आज की क्लास के अंदर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 3.2, दैट इज सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेजेस. अब सेकेंडरी और ऑफलाइन स्टोरेजेस के लिए सबसे पहले इस वाली डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं. हमने सबसे पहले अपनी क्लास के अंदर प्राइमरी मेमोरी डिस्कस कर लिया था. प्राइमरी मेमोरी मींस के रैम रोम क्या है. आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी स्टोरेजेस. अब ये जो वर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज मींस, सेकेंडरी स्टोरेज मींस के ये आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज है. मतलब कहने का मकसद ये कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज की जो हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब तक प्राइमरी स्टोरेज हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा, कंप्यूटर विल नॉट वर्क. और प्राइमरी स्टोरेज की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि ये आपके सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, इसके अंदर रैम और रोम होती है. लेकिन अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करूं, विच मीन्स के सेकेंडरी, कहने का मकसद ये कि इसकी कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसको लाजमी कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए इफ द कंप्यूटर हैज टू वर्क. बट यू हैव टू यूज द सेकेंडरी स्टोरेज इफ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इट. Means if you do not have a secondary storage, you won't be able to load your files, you won't be able to download your files. कंप्यूटर की फंक्शनिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फंक्शनिंग के लिए तो आपको सिर्फ रैम और रोम चाहिए. लेकिन अगर आपको अपने डाटा को स्टोर करना है तो आप जो है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज यूज करोगे. अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वाई देर इज अ नीड टू स्टोर सेकेंडरी स्टोरेज. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास ये है कि दिस इज नॉट एड्रेसेबल बाय द सीपीयू. आपका जो भी सीपीयू है उसके इसके साथ ये डायरेक्टली एड्रेसेबल नहीं होती. विच मीन्स के देर इज अ प्रोसेस. वेर इज इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के लिए तो बीच में कोई गैप या कोई बैरियर नहीं है, वो डायरेक्टली एड्रेस होता है सीपीयू से. अगर सेकेंडरी स्टोरेज है तो इट इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस. अगर सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल डिवाइस. नॉन वॉलेटाइल डिवाइस मींस के डाटा इसके अंदर रिटेन्ड रहता है, डाटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर्ड रहता है. इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो आपके पास रैम और रोम है वो वॉलेटाइल डिवाइसेस है. रैम वॉलेटाइल डिवाइसेस है, रोम ठीक है, रोम नॉन वॉलेटाइल है, रैम वॉलेटाइल है. इस वजह से क्योंकि वो डाटा कभी भी परमानेंटली रिटेन नहीं करता. आपके पास जो आपका डाटा है वो रिटेन नहीं होता, और अगर कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो रिमूव हो जाता है. बट इन टर्म्स ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसडी कार्ड है, एसएसडी है, यहाँ पर डाटा आपके पास हमेशा मौजूद रहता है, कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक आप खुद नहीं कर देते. तो इस वजह से इसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है. अगर डाटा डिलीट हो जाएगा तो वॉलेटाइल होगा. इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. इंटरनल के अंदर आपके कंप्यूटर की एसएसडी और एचडीडी आ गई. एक्सटर्नल के अंदर आपके पास वो फिर वो आ जाएगा आपका जो यूएसबी हो गई, सीडीज हो गई, डीवीडी हो गई. इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो इंक्लूड करती हैं आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डीवीडी, रैम और एसएसडी. तो टिल नाउ, is it clear to my class that first of all what is data storage, why there is a need for data storage? Means to say that पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा स्टोरेज क्या है, वो हमें क्यों यूज करना है. उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन, पहली है प्राइमरी मेमोरी है, हम क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्या उसका रीजन क्या है. और फिर मैंने अभी आप लोगों को सेकेंडरी स्टोरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो फिर हम लोग आगे चलते हैं. जी क्लियर सर। अच्छा, रेस्ट ऑफ यू. ठीक है. अच्छा, साथ पे ये भी क्लियर हो जाना चाहिए ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है.
क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी आप क्यों यूज़ करते हो। तो आप जो है वो लिख सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एड्रेसेबल होता है, इसके अंदर रैम रोम होता है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि सेकेंडरी क्यों यूज़ करते हैं, तो फिर आप ये लिख सकते हो नॉन वॉलेटाइल है, एक्सटर्नल इंटरनल हो सकता है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सपेंड करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेजेस के अंदर सबसे पहले तो ये आपके पास ऐसा स्टोरेज है दैट दीज आर द डिवाइसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द सीपीयू। आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, दे आर नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय देम, which means that there is a procedure if you want to retrieve data from that. It's not something that is like retrieve data instantly. They are non-volatile, that allows the data to be stored as long as required by the user. Now it depends on the user, it depends on you that how long you want to keep your data. Now, this type of storage can store more data than primary memory, but access time is considerably longer. All applications, operating system, devices, and general files are stored on secondary storage. Now, I have a question right here, and the question is that, for example, if I'm using a primary memory के अंदर मेरे पास RAM and ROM है, वो directly accessible भी है, कंप्यूटर से तेज भी है। तो why do you think there is a need of secondary storage? Can you give me some points for that? Like why there is a need for it? Sir, so that more data can be stored. Okay, anything else? But don't you think that the data can be stored in the RAM and ROM? जी सर, लेकिन मतलब अगर और ज़्यादा करनी है तो फिर सेकेंडरी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि रैम और रोम के अंदर डेटा स्टोर होता है, लेकिन अगर और ज़्यादा स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करें। जी बट आर यू श्योर दैट यू आर एबल टू स्टोर द डेटा इनटू रैम एंड रोम? सर, रैम में तो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा ये नहीं लिखना, गलत हो जाएगा पेपर के अंदर कि आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। रैम के अंदर सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग और जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो स्टोर होती है बस। और सर, रोम में स्टोर हो सकती है। रैम रैम के अंदर स्टोर होती है, और रोम के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर होती हैं आपके कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, माउस कैसे चलता है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि यार बचपन में ये होता था कि बच्चे जो है वो कंप्यूटर की विंडोज उड़ा देते थे। अब जब आप कंप्यूटर की विंडोज उड़ा देते हो तो होना तो ये चाहिए था कि वो कंप्यूटर चले ही ना, लेकिन स्टिल कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शंस हैं वो चल रहे होते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है कि मैंने पावर बटन दबाया तो कंप्यूटर ऑन हो गया, किसी हमने आगे कीबोर्ड पे कुछ कीज प्रेस की तो वो प्रेस भी हो रही है, हमने माउस को मूव किया तो माउस की मूवमेंट भी हो रही है इंस्टॉलेशन के दरमियान। तो होना तो ये चाहिए था विंडोज उड़ गई, ये कंप्यूटर चलेगी ना, लेकिन उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रही हैं। कंप्यूटर को अपनी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है कि भाई मेरे पास रैम क्या है, रोम क्या है, मेरी सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी रोम के अंदर। और जो रैम होता है उसमें सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग स्टोर होती है। मतलब देखो जैसे इंसान होता है, इंसान की जो है वो अखलाकियात होती हैं, अखलाकियात के हम बात कैसे करते हैं, उठते बैठते कैसे, जो हमारा बेसिक एटिकेट्स है, हमारे बेसिक मैनर्स हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। तो वो हमारे पास क्या है, हमारा रोम। अगर हम बीमार भी हो जाएं तो वो बेसिक एटिकेट्स हम भूलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही दिमाग हमारा आउट हो जाए। तो वो हमारी जो होती है रॉम होती है कि हमें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। लेकिन हमारे पास रैम क्या होगा, रैम वो होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम मेकिंग द यूज ऑफ माय ह्यूमन ब्रेन, एंड लाइक यू गाइस आर टेकिंग माय क्लास, तो यू आर यूजिंग दिस ब्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। तो मैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज एज पर ब्रेन मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब अगर कंप्यूटर जो है आपके पास अगर उसकी विंडोज उड़ भी जाए या एक इंसान की तबीयत खराब भी हो जाए तो वो कभी भी अपने बेसिक एटिकेट्स, अपनी बेसिक नेचर को नहीं भूलता। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, क्योंकि डाटा स्टोर नहीं होता, वो आपके पास सिर्फ आपकी एग्जीक्यूशन और आपके प्रोसेस को स्टोर करता है। तो इस सर, रोम में कोई भी एक्सटर्नल डेटा सेव नहीं कर सकते। नहीं, रोम में कोई भी एक्सटर्नल डेटा सेव नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया अपनी मेमोरी के अंदर, और मैंने पहले ही बताया था मैं मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस में गया, तो ये सारा काम की जो एग्जीक्यूशन हो रही है ये सब मेरी रैम के अंदर हो रही है। ये देख रहे हो, ये मेमोरी के अंदर हो रही है। लेकिन ये सारी जो प्रोग्राम है ये स्टोर कहाँ पे हुई है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। रोम के अंदर आप ये स्टोर नहीं कर सकते। रोम के अंदर आपके पास सिर्फ आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर होती हैं, दैट्स इट। बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपकी स्टोर होती हैं बायोस की।
अगर आप लोगों को याद हो, अगर कभी आप लोग इस स्क्रीन पे गए हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ये आपकी बेसिक इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये कंप्यूटर के अंदर रैम कौन सी है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है, यूएसबी कितनी लगी हुई है, मतलब उसकी जो वर्किंग की नेचर है। तो ये आपके पास आपके बायोस का सिस्टम होता है। इसको आप ओपन भी कर सकते हो। अगर कंप्यूटर को ओपन करते हुए आप डिलीट दबाते रहो, तो ये पूरा आपका बायोस का सेटअप ऑन हो जाएगा। तो इसके अंदर रोम के अंदर ये स्टोर होता है। तो कभी भी आप अपना डाटा या कोई भी गेम आप रैम या रोम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सो इज दिस क्लियर? क्लियर सर। क्लियर मतलब सर। आप ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि अगर मैं और डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो वो मैं जो हूँ अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करूँ। इसका करेक्ट लाइन इसकी ये होगी कि इफ आई वांट टू मेक यूज ऑफ एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, इफ आई वांट टू मेक यूज ऑफ माय पर्सनल एप्लीकेशंस, जो भी मेरे प्रोग्राम्स होंगे, तो फिर मैं सेकेंडरी स्टोरेज यूज करूंगा। रैम और रोम का तो फंक्शन ही टोटली डिफरेंट है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। अब अगर मैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आऊं तो मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी मेरे पास कौन सी है? मैग्नेटिक। दूसरी कैटेगरी मेरे पास कौन सी है? ऑप्टिकल। और तीसरी कैटेगरी है मेरे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सैयद रयान अहमद, कैन यू ओपन योर माइक इफ इट्स वर्किंग? यस सर। Can you tell me regarding these three words, like what does it comes into your mind regarding magnetic, optical, or solid state storage devices? Regarding these three words, Yes, yes, yes. Anything that comes into your mind. The all of these are a part of secondary storage devices. कुछ आ रहा है जहन में? सर ये सारे पार्ट ऑफ वन थिंग है या डिफरेंट डिफरेंट हम हम्म। बताना? क्या कह रहे हो? Can you please repeat? सर मैं बोल रहा हूँ ये सब रिगार्डिंग वन चीज है या फिर डिफरेंट? बेटा ये सब आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में आता है, अलग अलग है। तो सर बताना क्या है कि मतलब अगर मैं मैग्नेटिक स्टोरेज आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके जहन में कोई स्टोरेज डिवाइस आ रही है जो मैग्नेटिकल फील्ड यूज करती हो काम करते हुए, ऑप्टिकल यूज करती हो या सॉलिड स्टेट यूज करती हो? और रयान अब्दुल रजाक, डू यू हैव एनी आइडिया? ड्राइव। Sir, for magnetic, I think you can say HDD, maybe hard disk drive. हम्म। And for solid state, we can say USB drives and हम्म। SSDs. Optical, I'm not sure. डीवीडी। Yeah, Blu-ray disc. ओके ओके। अच्छा, देखो सबसे पहले अगर आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज है तो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर आपके पास आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ साथ आपके पास आ जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपकी मेमोरी स्टिक्स और आपकी, लेट मी शो यू द एग्जांपल कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्टोरेजेस के अंदर क्या क्या आ जाता है। अच्छा, ये सब आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेजेस में है। मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ साथ आपके पास फ्लॉपी डिस्क है। मतलब वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूज करती हो। अब मैग्नेटिक फील्ड यूज करती कैसे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मैग्नेटिक स्टोरेजेस आपके पास वो सारी होती हैं जो ये मैग्नेटिक कैपेबिलिटी इस्तेमाल करती हैं फॉर देयर स्टोरेज। अब सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर है,
दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स है दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑन टू योर हार्ड ड्राइव। और इसकी जो वर्किंग है वो पेपर के अंदर इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक गो थ्रू द डिटेल्स। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाउ हार्ड ड्राइव वर्क्स, लेकिन एक हार्ड ड्राइव की वर्किंग सीखने के लिए लेट मी शो यू एन एनिमेशन राइट हियर so that it's clear to you. What part of a hardware? Okay, here's the video. अच्छा, ये हार्डवेयर है आपके पास। इस हार्ड ड्राइव को अभी जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये हार्ड ड्राइव को मैंने यहाँ से ओपन किया। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे ये डिस्क है और डिस्क के राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ये एक प्लेटर है। इस डिस्क के ऊपर सारा डाटा आपके पास स्टोर होता है। ये जो आप अपने पास देख रहे हो ना, एक दो तीन चार, ये चारों डिस्क अवेलेबल है, इनके ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है। और ये रीड एंड राइट कैसे करता है, ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है इसको एक्चुएटर आर्म कहते हैं। एक्चुएटर आर्म का काम ये होता है कि इन डिस्क को रीड करता है, इन डिस्क के ऊपर रीड एंड राइट करता है इन्फॉर्मेशन इस तरह से। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर भी होती है, वो डिलीट भी होती है और वो आपके पास रिट्रीव होती रहती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट इट। तो एक हार्ड ड्राइव है तो इट्स लाइक एक मूविंग मैकेनिज्म के अंदर होती है, जो मूवमेंट इसकी चलती रहती है। तो ये जो डिस्क मौजूद है यहाँ पे, ये भी रोटेट होते रहते हैं और जो ये एक्चुएटर आर्म है ये भी आपके पास मूव होता रहता है। अब ये जो डिस्क का स्ट्रक्चर है, डिस्क का स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो ब्रोक डाउन होता है ट्रैक्स के अंदर। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग ट्रैक्स हैं और इन ट्रैक्स के ऊपर आपका डाटा जो है वो रीड एंड राइट होता है। इस तरह से ये डिस्क मूव होती है और ये एक्चुएटर आर्म जैसे जैसे मूव होता रहता है उस पॉइंट पे आपका डाटा जो है वो राइट होता रहता है। अगर आपको बचपन में याद हो, सीडी को जब भी हमारे पास आती थी तो हम उसको अपने कंप्यूटर में मतलब इंसर्ट करने से पहले उसको साफ करते थे किसी भी कपड़े से, इसी वजह से ताकि उसके ऊपर जो भी डाटा लिखा हुआ है वो आपके पास जो है वो मतलब आसानी से रीड हो सके। लेकिन ये मैकेनिज्म जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव का है, इसके अंदर प्लेटर है और एक्चुएटर आर्म है जो मूवमेंट होता है। अब मसला ये है कि अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे से गिर जाए, ऊपर से गिर जाए या कोई शॉक लग जाए उसको, या कोई झटका लग जाए या कोई प्रेशर आ जाए, तो ये जो उसका मूवमेंट पार्ट है ये खराब हो जाता है, ये टूट जाता है। इसकी वजह से फिर हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी नहीं चलती। लेकिन इसी के कंपैरिजन पे अगर मैं यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट ड्राइव लूँ तो सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर कोई ऐसी मूवमेंट वाला पार्ट नहीं होता। तो इसी वजह से सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके पास एक्सपेंसिव भी होती है और अच्छी भी होती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव का जो एक मैकेनिज्म है वो एक मैकेनिज्म सेम है कि इसके पास एक एक्चुएटर आर्म होता है और ये प्लेटर्स होते हैं जिन पे डाटा आपके पास रीड एंड राइट होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये देखो इस तरह से आपके पास मूवमेंट मूवमेंट होती है इसकी। ये इसका जो एक्चुएटर आर्म है ये बहुत तेजी से मूव करता है। लाइक दिस। तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि अगर ये गिर जाए तो ये चलती नहीं है हार्ड डिस्क ड्राइव। और
डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आपके पास दिखा रहा है कि ये एक प्लेटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पास ट्रैक्स होते हैं और आपके पास सेक्टर्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट मैंने शेयर करना था वो तो मैंने आप लोगों को शेयर कर लिया है। सो जस्ट जस्ट रीड इट आउट। सो ये आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अब पेपर के अंदर सवाल हार्ड डिस्क ड्राइव का इस तरह से आता है कि कौन सी ऐसी स्टोरेज की डिवाइस है जो ट्रैक और सेक्टर यूज करती है। तो आप लोगों ने लिखना है हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सी ऐसी स्टोरेज की डिवाइस है जो आपके पास जिसके पास एक एक्चुएटर आर्म है या प्लेटर है। तो आपने लिखना है हार्ड डिस्क ड्राइव। इस तरह से पेपर का क्वेश्चन आता है। अच्छा ये तो कहानी थी हार्ड डिस्क ड्राइव की। अब मैग्नेटिक के अंदर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, जो मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर बता भी रहा था कि अब अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर मूवमेंट होती है लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है उसके अंदर किसी किस्म की ऐसी मूवमेंट नहीं है। इसी वजह से वो एक्सपेंसिव भी है और फास्टर भी है। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरे पास जो पहला मतलब पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स आते थे उनके अंदर ये होता था कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी। लेकिन अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव मौजूद नहीं है। उसकी जगह पे ये लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो लगा के दे रहे हैं। पहले ये चलता था, कंप्यूटर्स में भी चलता था, लैपटॉप में भी चलता था। लेकिन अब क्या चल रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव चल रहा है। अब जैसे कि मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर है, मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर क्या किया हुआ है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगाई हुई है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगाई हुई है। लेट मी शो यू। अगर ये आ गया है मेरी परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस पे जाता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखो, ये वाली जो डिस्क है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव DEFG। ये मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये 1 टेराबाइट की है। इसके बाद अगर मैं अपने सॉलिड स्टेट ड्राइव पे आता हूँ तो सॉलिड स्टेट ड्राइव मेरे पास सी के अंदर है और अभी वो 63% उसकी यूटिलाइजेशन है। अब अगर मैं अपने माय कंप्यूटर पे आता हूँ तो ये रही मेरी सॉलिड स्टेट ड्राइव और ये रही मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मैंने अपने कंप्यूटर में सॉलिड स्टेट ड्राइव क्यों लगाई, क्योंकि अगर मैं अपनी विंडोज़ को हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करता था तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी लोड अप होने में, प्रोग्राम स्लो चलते थे। तो मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप में एक और सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवा दी सी के अंदर। सी के अंदर जो मेरी कैपेसिटी है सॉलिड स्टेट ड्राइव की वो 120 GB है। और फिर मैंने क्या किया, 120 GB के अंदर अपनी विंडोज़ और अपने सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऐड कर दिए। अब मुझे फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ वो इन सेकेंड्स ऑन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। फास्टर इस वजह से क्योंकि कोई मूवमेंट मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्लेटर नहीं है, कोई एक्चुएटर आर्म नहीं है। इट्स सिंपली क्रिएटेड आउट ऑफ चिप्स। अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और ये रही मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एट द सेम टाइम मेरा कंप्यूटर इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स remove the issue considerably since there are no moving parts and data is retrieved at the same date rate। आपके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जैसे ही आप क्लिक करते हो डाटा फौरन से आपके पास रिट्रीव हो जाता है। अच्छा जो आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव है, दे यूज नैंड ऑन नॉर चिप्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। पेपर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो आपके पास यूज करता है नैंड और नॉर चिप्स, तो यू कैन राइट सॉलिड स्टेट ड्राइव। The data is stored in zeros and ones in millions of transistors, that one transistor is a floating gate within the chip. Now, solid state drives use floating gate, using control gate transistors, using NAND and use NOR chips। ये सारा आपका लॉजिक गेट्स का स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग गेट, कंट्रोल गेट, ट्रांजिस्टर्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। पेपर के अंदर सिर्फ आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर मतलब इतना फास्ट क्यों है और ये कौन सी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करता है। अच्छा इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि दे आर मोर रिलायबल, कि कोई किसी भी किस्म के मूविंग पार्ट्स नहीं है। दे आर कंसिडरेबली लाइटर,
दे डोंट हैव टू गेट टू स्पीड अप बिफोर द वर्क प्रॉपरली। अब कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव है तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लेती है जब वो पूरी प्रॉपरली स्पीड अप होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं तो उसको स्पीड अप होने की जरूरत ही नहीं है, तो इट स्पीड्स अप इन मिनट्स। दे हैव अ लोअर पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन उनकी बहुत कम है। दे रन मच कूलर देन हार्ड डिस्क ड्राइव, विच मीन्स के हीट जनरेट इतनी नहीं करती, किसी किस्म का मूविंग पार्ट नहीं है और डाटा बहुत तेजी से एक्सेस हो जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव का एक डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज ये है कि रिलायबिलिटी और लॉन्गेटिविटी। अब लॉन्गेटिविटी ये है कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है तो आप उसको कितने साल इस्तेमाल कर सकते हो, आप जिंदगी के 10 साल इस्तेमाल कर लोगे, नॉट मोर देन दैट, 20 साल इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो लाइफ है वो बहुत कम है। इस वजह से कम है कि अगर हार्ड डिस्क ड्राइव 10 साल इस्तेमाल कर सकते हो तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव 5 साल इस्तेमाल कर सकोगे। The main drawback of solid state drive is the longevity of the technology, because most solid state storages are conservatively rated at 20 GB of write operations per day. Write operations per day means कि एक दिन के अंदर आप कितना डेटा उससे रिट्रीव कर सकते हो, तो उस टेक्नोलॉजी की एक लिमिट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव को आप अगले 10 या 15 साल तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक चिप के ऊपर बेस करती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा आपका रीड एंड राइट होता है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज कर सकते हो। तो इफ आई मेक इट शॉर्ट, इफ यू वांट अ रिलायबल सर्विस जहाँ पर डाटा आपका परमानेंटली स्टोर रहे 10 से 20 साल तक, लेकिन स्पीड आपके लिए मैटर नहीं करती, तो यू कैन यूज अ हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आपके लिए स्पीड मैटर करती है एंड यू आर वर्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज करेंगे। नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस एसएसडी के अंदर कम होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल या कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। नो सर। ओके। सर, जी जी। बस एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं, एचडीडी या एसएसडी? क्या कह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप रिकमेंड क्या करते हैं? यार मैं रेकमेंड एसएसडी करता हूँ, क्योंकि एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्टर है और हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आपका काम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। क्योंकि मैं खुद भी एसएसडी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने तो ये किया हुआ है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है, जैसे मेरी विंडोज़ है, वो मैंने सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर ऐड की हुई है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो तेज़ी से लोड अप हो जाए। और जो बाकी मेरे डाटा है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता वो मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डाला हुआ है। ओके। अच्छा, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एरिया आ जाता है मेमोरी स्टिक्स और फ्लैश मेमोरी। अब मेमोरी स्टिक्स और फ्लैश मेमोरी आपके पास ये वाली होती है जो मोबाइल के अंदर हम एसडी कार्ड ऐड करते हैं, या आपकी यूएसबी हो गई। ये भी आपके पास मैग्नेटिक कैपेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज अ प्लान पेन ड्राइव एंड दे यूज सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी जब भी इसका ये लिखा जाए तो उसका मतलब है कि आपके पास वो चिप्स के ऊपर बेस करती हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। मतलब आप लोगों ने कभी तो नहीं देखा होगा ना कि कोई यूएसबी है या कोई सॉलिड स्टेट कोई वो एसडी कार्ड है तो वो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर। इट्स नॉट लाइक दैट, इट प्योरली यूजेस सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। They usually connect to the computer through the USB port. Their main advantage is that they are very small, lightweight, which makes them useful for transferring files between computers. They can be used for backup. So you can use them for storing software, for using pictures, for using videos, and you don't even need a software or a software or anything to use them. You just need to plug them into a USB port and you are good to go. इसके बाद मेरे पास आ जाता है आप लोगों का ऑप्टिकल मीडिया। और ऑप्टिकल मीडिया में ये जो वर्ड है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेरे पास ग्लासेस भी होते हैं। अब ऑप्टिकल ग्लासेस हो या ऑप्टिकल लेंसेज हो या ऑप्टिकल मीडिया हो, जब भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब ये है कि आप अपना डाटा किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं जो बहुत शाइनी सरफेस है। जैसे कि ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस एक शाइनी सरफेस होता है, इसी तरह से एक सीडी या डीवीडी है। तो
उस वो सारे आपके पास ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आ जाएंगे। अब सीडी या डीवीडी को कहा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें आपके पास लेजर लाइट यूज होती है टू रीड एंड राइट द डेटा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डिस्क। यहाँ पे भी आपके पास डेटा स्टोर होता है पिट्स एंड लैंड के अंदर। पेपर के अंदर सवाल है कि आपके पास कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डाटा पिट्स एंड लैंड में स्टोर होता है, तो यू आर गोइंग टू राइट सीडी एंड डीवीडी। अब सीडी की जो स्पेस है वो आपके पास कम होती है, 700 MB होती है। डीवीडी की स्पेस आपके पास ज़्यादा होती है, 4.7 GB होती है। अच्छा, ब्लू रे के ऊपर आ जाएं तो ब्लू रे हमारे पास PS4 के अंदर यूज़ होता है, हाई क्वालिटी इमेजेस के अंदर यूज़ होता है, डिस्क के अंदर यूज़ होता है, इसी वजह से क्योंकि एट द सेम टाइम इट कैन स्टोर अप टू डाटा जो आपके पास 50 GB 120 GB, इतनी इतनी ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। और ब्लू रे आपके पास बहुत हाई डेफिनेशन प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर सकता है। इट कैन क्रिएट अ प्ले लिस्ट, यू कैन एडिट योर प्रोग्राम्स, यू हैव मल्टीपल फीचर्स इन अ ब्लू रे एज वेल। ठीक है, ये आपके पास आ गए आपके ब्लू रे के फीचर्स। ब्लू रे के फीचर्स ही मैंने आप लोगों को दे दिए। अच्छा, अब आप लोग एक काम ये करेंगे, मेरी जो ये क्लास है इसको दोबारा से ज्वाइन करें ताकि फिर मैं पास पेपर की क्वेश्चंस करा लूँ इसी टॉपिक पे।